this video we are going to discuss about selfish round robin scheduling algorithm which is priority based. नॉर्मल राउंड रॉबिन में क्या होता है कि जितने भी प्रोसेसेस होते हैं इन सब को एक स्पेसिफिक टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है, बट सेल्फिश राउंड रॉबिन is to give better service to processes that have been executing for a while than to newcomers. So it's a more logical and superior implementation as compared to the normal round robin. जो भी रेडी क्यू में प्रोसेसेस आएंगे they are partitioned into two queues. One is ready queue and other is accepted queue. इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ज़ीरो टाइम से हम स्टार्ट करेंगे. ज़ीरो टाइम पे हमारे पास P1 अराइव हुआ तो P1 को हम रेडी क्यू में लिखेंगे. अब टाइम क्वांटम हमारे पास 2 है तो P1 कब तक चलेगा? 0 से 1, 1 से 2 तक हमारे पास P1 ही चलेगा. अब यहाँ पे P1 को एक दफ़ा CPU मिल चुका है, ये एक दफ़ा रनिंग में आ चुका है, इसको एक दफ़ा CPU मिल चुका है तो ये हमारे पास एक्सेप्टेड क्यू में कंसीडर होगा. 1 टाइम पे हम देखते हैं कि कौन सा प्रोसेस न्यू अराइव हुआ. 1 पे हमारे पास P3 अराइव हुआ तो P3 को हम रेडी क्यू में लेके आए. अब P1 एक्सेप्टेड क्यू में है तो इसको हम एट द रेट ऑफ B इंक्रीज़ करेंगे और P3 क्योंकि न्यू हमारे पास अराइव हुआ तो इसको हम एट द रेट ऑफ A इज़ इक्वल टू 3 इंक्रीज़ करेंगे. अब P1 में हम 1 ऐड करेंगे. अब 2 टाइम्स हम 1 ऐड करेंगे, 1 + 1 2 क्योंकि ये 2 टाइम्स चला था. P3 में हम 3 प्लस करेंगे क्योंकि ये अभी तक रनिंग क्यू में नहीं आया. अब हमारे पास नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस चलेगा? P3 की और P1 की प्रायोरिटी चेक करेंगे. जिसकी हाई होगी उसको हम रनिंग स्टेट में लेकर आएंगे. P3 की प्रायोरिटी ज़्यादा है P1 से तो P3 चलेगा, रेडी क्यू से रनिंग क्यू में आएगा. अब P3 को भी एक दफ़ा CPU मिल चुका है तो P3 भी हमारे पास एक्सेप्टेड क्यू में होगा. अब इसमें भी 1 1 ऐड होगा P1 में और P3 में भी 1 1 ही इंक्रीज़ होगा तो ये 3 से 4 और 4 से 5 हो जाएगा. P3 को भी हम टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग 4 तक चलाएंगे. अब हमारे पास P1 का बर्स्ट टाइम 3 रह गया और P3 का बर्स्ट टाइम हमारे पास 2 रह जाएगा. अब हम चेक करते हैं कि 4 टाइम पे हमारे पास कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ. 4 पे हमारे पास P2 रेडी स्टेट में आएगा. अभी P2 हमारे पास रेडी क्यू में है तो ये 0 से स्टार्ट होगा. अब यहाँ पे हम फिर से प्रायोरिटी चेक करेंगे. प्रायोरिटी दोबारा से P3 की ज़्यादा है, P3 की हायर है तो नेक्स्ट 2 टाइम भी P3 ही रनिंग में आएगा. 4 to 5 एंड 5 to 6 P3 ही रनिंग में होगा. अब इसका बस टाइम हमारे पास 0 रह गया. P3 और P1 क्योंकि हमारे पास एक्सेप्टेड क्यू में हैं तो इनमें हम 1 1 प्रायोरिटी इंक्रीज़ करेंगे. 5 to 6 हो जाएगा, ये 6 to 7 हो जाएगा. उसके बाद P2 हमारे पास रेडी क्यू में है तो इसे हम एट द रेट ऑफ 3 इंक्रीज़ करेंगे. तो 2 टाइम्स हम इंक्रीज़ करते हैं, 3 + 3 एक और दफ़ा करेंगे, 6 हो जाएगा. P3 क्योंकि पूरा कंप्लीट हो गया है तो यहाँ पर ये 6 टाइम पे ये टर्मिनेट हो जाएगा. अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि P1 और P2 की प्रायोरिटी सेम आ गया. तो जब सेम प्रायोरिटी होगी तो हम नॉर्मल राउंड रॉबिन लगाएंगे. लेकिन 6 टाइम पे हम देखते हैं कि एक और भी प्रोसेस हमारे पास अराइव हो गया है P4. तो P4 को हम पहले रेडी स्टेट में लेके आएंगे. अब P4 को हम 6 टाइम से स्टार्ट करेंगे. अब राउंड रॉबिन लगाने के लिए P1 क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी रनिंग स्टेट में आ चुका है तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी और यहाँ पर नेक्स्ट 2 टाइम हमारे पास P2 चलेगा. P2 को हम रनिंग स्टेट में लिखेंगे. P2 का बर्स्ट टाइम हमारे पास 4 रह गया.
अब P1 को भी प्रोसेसर एक दफ़ा मिल चुका है, रनिंग स्टेट में आ चुका है, तो इसमें हम 1 1 ऐड करेंगे। P2 में भी हम 1 1 ऐड करेंगे और P3 तो टर्मिनेट हो चुका था और P4 में हम 3 ऐड करेंगे क्योंकि ये अभी तक हमारे पास रेडी क्यू में है। अब यहाँ पर दोबारा प्रायोरिटी चेक करेंगे कि नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस हमारे पास रनिंग क्यू में आएगा। तो P1 की और P2 की प्रायोरिटी सेम आ रही है, तो यहाँ पर अगेन राउंड रॉबिन, नॉर्मल राउंड रॉबिन हम लगाएंगे। P2 हमारे पास रनिंग स्टेट में था तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी और यहाँ अब हमारे पास P1 चलेगा। P1 का बर्स्ट टाइम हमारे पास 1 रह जाएगा। टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग P1 2 टाइम्स चलेगा, तो ये 8 से 9 तक और 9 से 10 तक P1 चलेगा। अगेन P1 और P2 एक्सेप्टेड क्यू में, तो इनमें 1 1 ऐड होगा और P4 को क्योंकि अभी तक CPU नहीं मिला, ये रेडी क्यू में है, तो इसमें हम 3 ऐड करेंगे। 6 + 3 9 और 9 + 3 12। नाउ एट टाइम 10 वी विल चेक प्रायोरिटी अगेन। P4 की प्रायोरिटी 12 हाईएस्ट है, तो हम P4 को रेडी से रनिंग स्टेट में लेके आएंगे। टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग इसको भी हम 2 टाइम्स तक चलाएंगे। अब क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम हमारे पास 2 ही है, तो ये 2 टाइम चलेगा और 0 बर्स्ट टाइम रह जाएगा हमारे पास। P4 का बर्स्ट टाइम 2 था, यहाँ तक चलने के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो टाइम 12 पे हम P4 को टर्मिनेट कर देंगे और P1 एंड P2 एक्सेप्टेड क्यू में है, तो इनमें हम 1 1 इंक्रीज़ करेंगे। अब P1 और P2 की अगेन प्रायोरिटी चेक करेंगे, दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। P1 ऑलरेडी चल चुका है, तो अब यहाँ पर हम P2 को रनिंग स्टेट में लेके आएंगे। P2 2 टाइम्स चलेगा 14 टाइम तक और इसका बर्स्ट टाइम हमारे पास रह जाएगा 2। नाउ प्रायोरिटी ऑफ P1 एंड P2 विल इंक्रीज एट द रेट ऑफ 1। यहाँ पे आपने याद रखना है कि आपने टाइम के साथ साथ प्रायोरिटी 1 1 इंक्रीज़ करते जाना है। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास फिर अगेन प्रायोरिटी सेम है, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। P1 चलेगा, P1 का बर्स्ट टाइम हमारे पास 1 ही रह गया, तो P1 1 टाइम ही चलेगा और ये टर्मिनेट हो जाएगा और इसका बर्स्ट टाइम 0 रह जाएगा। अब एक ही प्रोसेस हमारे पास बचा है P2 को हम रनिंग स्टेट में लेके आएंगे। 15 to 16 एंड 16 to 17 P2 चलेगा और इसका बर्स्ट टाइम भी 2 ही है, तो ये 2 टाइम्स ही चलेगा। आई होप कि आपको सेल्फिश राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिदम अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्यूरीज़ और सजेशंस के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फोमेनिया।